एमपी में सत्ता और संगठन बीजेपी का महामंथन। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन मिलकर मिशन मोड में है। पार्टी यहां से बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। लक्ष्य 2023 का भी हो सकता है। इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव की तैयारी भी है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 24 जून को 3 साल बाद हुई चुनाव कार्य समिति की बैठक की बात करें या फिर लगातार 2 दिनों तक बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठकें, साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का लगातार 4 दिनों तक भोपाल में रुकना, ये बताता है कि पार्टी यहां से 2023 की तरफ बढ़ रही है। कार्य समिति को जिस तरह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संजीवनी दी और प्रदेश सरकार के कामों की जमकर तारीफ की है, संगठन के कामों को भी सराहा है। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर जो काम हुआ है उसको लेकर रणनीति यही कि इसे घर घर तक पहुंचाया जाए। साथ ही अगर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो संगठन इस काम में जुटे और लोगों को इसका लाभ पहुंचाए। दूसरी तरफ पूरी कार्य समिति में कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस देश को बदनाम करने में लगी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैक्सीन के रिकॉर्ड बनने से कांग्रेस को दर्द है। कार्य समिति के साथ ही कई बैठकें लगातार पार्टी दफ्तर में चली। पार्टी 3 तरह के वैक्सीनेशन को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। पहला मेडिकली, दूसरा सोशल और तीसरा इकोनॉमिकली। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी महंगाई को लेकर देशव्यापी आंदोलन का प्लान तैयार किया है। हालांकि बीजेपी की अपेक्षा अभी कांग्रेस की तैयारी उस स्तर की नज़र नहीं आ रही है, या फिर क्या बंद कमरों में बैठकर रणनीति बनाई जा रही है। तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। एमपी में बीजेपी का मिशन 2023। कार्यकर्ताओं में भरा जा रहा जोश और जुनून। संगठन को मजबूत करने बैठकों का दौर। पार्टी की मजबूती के लिए मंथन। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी जुट गई है। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद कमान अपने हाथों में संभाले हुए हैं, तो प्रदेश में राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भोपाल में डेरा जमाए हुए हैं। लगातार बैठक कर प्रदेश के सभी जिलों के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भरा जा रहा है। पार्टी लीडरशिप और पार्टी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और सजेशंस फॉर द गवर्नमेंट इन फ्यूचर इन दीज 2 एरियाज। शुरुआती सत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह से प्रदेश सरकार की तारीफ की, उससे तो यही लगता है हाईकमान सीएम शिवराज के कामों से खुश है और जिस तरह से प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की जो अटकलें चल रही थी उन पर ब्रेक लग गया है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कोरोना सहित तमाम मुद्दों पर प्रदेश की शिवराज सरकार को सफल बताया है। आपने ये जो हमारी स्ट्रीट वेंडर्स हैं बेचारे लगभग 50 लाख, इनको भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सपोर्ट देने का काम आपने किया और मध्य प्रदेश ने भारत सरकार की इस कार्यक्रम को शिवराज जी की सरकार ने लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया और हमारे जो ये स्ट्रीट वेंडर्स थे, रेहड़ी वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, इन लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया, जिनकी देश में संख्या 50 लाख है और जो मध्य प्रदेश में थे उनको आपने उसमें जोड़ने का प्रयास किया। ये बहुत ही खुशी की बात है। आज एक बड़ी ऐतिहासिक कार्य समिति हुई है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से वातावरण भोपाल के कार्यालय में कार्य समिति को लेकर के जैसे एक्चुअल कार्य समिति और एक्चुअल हमारी बैठकें होती हैं, ठीक उसी प्रकार का 57 जिलों के अंदर, यानी हमारे नगर और ग्रामीण जिले मिलाकर के 57 होते हैं, सभी 57 जिलों में एक ऐसा वातावरण कि लोगों को ये लगा कि हम एक्चुअल कार्य समिति में ही बैठे हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के जरिए महामंथन। 3 साल बाद हुई कार्य समिति की बैठक। वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 1.25 साल बाद बैठक हुई है। मिशन 2023 को लेकर मंथन हुआ। उपचुनाव, निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति बनी। मोदी नड्डा के मिशन वैक्सीनेशन पर बनी रणनीति। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हुए कार्य समिति के हिस्सा।
बीजेपी का ये महामंथन निश्चित तौर पर अहम है, क्योंकि यहाँ से कई कार्यक्रमों के जरिए पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की भूमिका तय हुई है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाने में बीजेपी जुट गई है। प्रदेश में निकाय चुनाव और उपचुनाव है, इसमें पार्टी की ये मंत्रणा कई मायनों में खास है। वहीं सीएम शिवराज पर जिस तरह से हाईकमान विश्वास कर रहा है, उससे तो यही माना जा रहा है बीजेपी शिवराज के नेतृत्व में ही 2023 का चुनाव लड़ेगी। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो मिशन मोड में सत्ता और संगठन दोनों हैं, चाहे हम कार्यसमिति बैठक की बात करें या फिर बीजेपी दफ्तर में जो अन्य बैठकें हुई हैं, या फिर जिस तरह से सरकार और संगठन मिलकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं, चाहे वो आगामी समय में 4 जो उपचुनाव हैं, 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा के, नगरीय निकाय चुनाव, और फिर हालांकि अभी 2023 का जो समय है वो दूर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ से पार्टी और सरकार, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश की शिवराज सरकार हो या राज्य का राष्ट्रीय नेतृत्व हो, सभी मिलकर वो तमाम कामों को जो मोदी सरकार कर रही है, जो शिवराज सरकार कर रही है, उसको अपने संगठन के जरिए लोगों तक पहुँचाना चाहती है, बताना चाहती है कि आखिर सरकार उनके लिए क्या कर रही है। कोशिश यही कि इसके ज़रिए जनता के बीच में पैठ बनाई जाए, जनता के बीच में पकड़ बनाई जाए। हालांकि कांग्रेस भी मैदान में उतरने वाली है, महंगाई को लेकर आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में हैं ब्रिज गोपाल लोहिया जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। लोहिया जी, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में हैं इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। ब्रजेश जी, आपका स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। लोहिया साहब, आपके पास मैं आता हूं। लगातार बैठकों का दौर बीजेपी दफ्तर में, एक बड़ी बैठक बीजेपी कार्य समिति 3 साल बाद हुई, कल भी बैठक, आज भी बैठक, और चाहे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की बात करें या प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की हम बात करें, सरकार से लेकर संगठन तक क्या माना जाए, यहाँ से 2023 या फिर आगामी समय में उपचुनाव और निकाय चुनाव, ये एजेंडा? राजेश जी, पार्टी के नेताओं का मार्गदर्शन एजेंडा नहीं हुआ कर। हम भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ काम हो। और भारतीय जनता पार्टी हर राजनीतिक ऐसा करना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं की भावना, नेतृत्व को समझना चाहिए। नेतृत्व क्या चाहता है ये कार्यकर्ता समझे, और हम दोनों मिलकर एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। इसके लिए काम करना हमारा लक्ष्य है। तो देखिए, ये बिल्कुल सच है कि जो राजनीति कर रहा है और जो लोकतंत्र है उसका महापर्व है, परंतु केवल चुनाव के लिए राजनीति करना, तो फिर हम में और कांग्रेस में फर्क क्या बचेगा? ये कांग्रेस का काम है। हमारे लिए राजनीति एक सतत प्रक्रिया है, एक सामाजिक दायित्व है। आप देखिए, आज वैक्सीनेशन चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्तर से अपना योगदान दे रहा है। हर वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको पार्टी का कार्यकर्ता अवश्य मिलेगा। 23 तारीख से लेकर 6 जुलाई तक हम पूरे प्रदेश में हर बूथ पर 11 वृक्ष लगाने का जो न्यूनतम संकल्प लिया है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर राजनीतिक दल है। हम अपने सामाजिक जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं, उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व मिलकर जो हमारा मार्गदर्शन करता है उसे आगे बढ़ा। चलिए मैं दोबारा आता हूं लोहिया साहब। मैं चाहता हूं छोटी छोटी सबके तरफ से कमेंट्स आ जाएं, और मैं कांग्रेस का भी समझना चाहूंगा कि कांग्रेस किस तरह से तैयार है, क्योंकि अभी जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस सुप्रीमो
सोनिया गांधी ने मीटिंग की अलग अलग राज्यों के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके साथ, और एक रणनीति भी वहां पर बनाई गई। क्या तैयारी इसको लेकर ब्रजेश जी क्या कहेंगे, कांग्रेस कितनी तैयार है? क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से आपने देखा लगातार महामंथन चिंतन बैठकें चल रही हैं। सक्सेना साहब, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जमीन और आसमान का फर्क। कांग्रेस पार्टी हमेशा धरातल की बात सोचती है, कॉमन मैन की बात सोचती है और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की बात सोचती है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल बैठक का एजेंडा सुनिश्चित करती है। मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर महंगाई बेलगाम होती है। हर दिन, हर दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जो लोग कोरोना काल में हमारे यहाँ तो जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, इसको लेकर के शिवराज सिंह जी के पास कोई चिंता नहीं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीडी शर्मा जी केवल अपने पार्टी हाईकमान से अपनी पीठ थपथपाने पे मशगूल हैं। हम समझते हैं कि ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आप दमोह उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद आपको ये जब लग रहा है कि हम आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा उपचुनाव में भी इसी तरह जनता के बीच से खारिज कर दिए जाएंगे, तब आप इस तरह से बैठक का ड्रामा करते हैं। आम आदमी के लिए आपके मन में कोई सोच नहीं है। कोई मध्य प्रदेश सरकार के पास आइसोमेट्रिक प्लान नहीं है। हमें बहुत तरस आता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सामने अभी 3 दिन पहले क्राइसिस कमेटी की बैठक में जब एक जिले के इस बात की रिपोर्ट आती है कि साहब एक दिन में वैक्सीन के 1378 टीके एक नर्स ने लगा दिया। मुख्यमंत्री जी भी अवाक रह गए होंगे, उन्होंने कहा होगा भाई वो कौन नर्स है, प्राइवेट की सरकारी? लोगों ने कहा साहब सरकारी। तो मुख्यमंत्री ने कहा जरा जांच भी कराइए, क्योंकि 1378 टीके कैसे लग जाएंगे? 10 से 5 तक वैक्सीन का समय होता है। और आज शनिवार के दिन मैं खुद वैक्सीन लगाने एक सेंटर में गया था। तकरीबन 11:30-12 बजे सारे सेंटरों में रीवा के अंदर की वैक्सीन खत्म। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगा? हमारी पार्टी के जयराम रमेश जी ने इस मामले में ट्वीट किया था, मध्य प्रदेश की सरकार चौथा चना बाजे खाना की नीति। लेकिन जो आंकड़े हैं, क्या वो ब्रजेश जी वो गलत आंकड़े हैं? उनको आप गलत बता रहे हैं कि जिस तरह से अगर एमपी की हम बात करें तो जो एक इतिहास इसको लेकर रचा है वैक्सीनेशन का, और कांग्रेस और बीजेपी यही कह रही है कि अगर आंकड़ा अगर बनता है, रिकॉर्ड बनता है तो कांग्रेस को दर्द होता है। देखिए, कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होगा? आप मुझको बताइए। मध्य प्रदेश का रेनॉल्ड न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर इस खबर को 4 दिन छापता है और कहता है, उस समय के भी आंकड़ों को दिखाता है, किस तरह से शमशान और कब्रिस्तान में मौतें हुई थी उसके भी आंकड़े दिखाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र ने अगर किसी तरह की गलत रिपोर्ट किया था तो सरकार को चाहिए था उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जाती। सरकार खामोश थी, सरकार के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं था। जब पत्रकारों ने पूछा भोपाल में ये आंकड़ा दैनिक भास्कर ने छापा है और इस आंकड़े को छापा है, तो प्रवक्ता जी के पास जवाब नहीं था। मुझे इस बात का दुख लगता है कि आप रेहड़ी वालों की बात करते हैं, आप ठेले वाले की बात करते हैं, आप उस व्यक्ति की बात करते हैं जो स्टॉल लगाता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास तक आज भी आपकी घोषणा है। राजेश जी, आपने कम समय दिया। चलिए मेरा एक सवाल मैं बिल्कुल बराबर का सवाल है। मेरी जो कोशिश होती है, मेरी कोशिश यही होती है। चलिए मैं ब्रजेश जी आऊंगा, दोबारा आऊंगा और थोड़ा एक्सटेंड भी करना पड़ेगा समय तो मैं कर लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त जी, जो आज का हमारा मुद्दा है कि जो बीजेपी में लगातार बैठक, चाहे कार्य समिति की हो या 2 दिन जो बैठकें चली हैं, इसके अलावा सरकार के स्तर पर की बात करें, लेकिन एक बड़ी बात इस बात को लेकर भी है कि आज जिस तरह से जो प्रदेश प्रभारी हैं मुरलीधर राव, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ अगर जिस तरह से जेपी नड्डा ने की, उन्होंने भी की और पूरा विश्वास उनमें दिखाया है। कहीं ना कहीं ये माना जाए जो तमाम सारी चीजें हाल ही के दिनों में चली, अब सब कुछ क्लियर है, ये मैसेज सबको पहुंच चुका है कि नहीं, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, घर से ही संदेश बनता बिगड़ता है बाहर का जी। शिवराज सिंह के लिए कोई विपक्ष ने नहीं आड़े हाथों लिया था जी। भाजपा के नेताओं में ही जो बैठकों का मेल मुलाकात का दौर चला, कैबिनेट में जिस तरह से बातें उठी, उसके बाद ये जो चला पूरा घटनाक्रम, तो उस पर अब मेकअप तो करना पड़ेगा। जरा भी खुरदरा शरीर या वैसा होता है, जब जनता के सामने हम जाते हैं तो शीशे को देख के भी जाते हैं, तो मेकअप पूरा है नए सिरे से कि नहीं भाई
हमारे नेतृत्व करता शिवराज सिंह है और उनके नेतृत्व में ही, जिससे दुविधा ना रहे। क्योंकि जब दुविधा बढ़ती है तो फिर वो शासन जो नेतृत्व करता है उसको दिक्कत होती है। लोग इतनी स्वार्थी है दुनिया कि आज पता चल जाए कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो कितने अधिकारी, कितने नेता दाएं बाएं झांकने लगेंगे और उनकी बात को अनसुना करेंगे। तो इस समय शिवराज जी बहुत मेहनत करने वाले नेता हैं कोरोना काल में, तो पार्टी दिखाना चाहती कि नहीं वही नेता हैं, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। और यहाँ तक कि किसी लोगों ने तो कहा कि 5वीं बार शिवराज। तो अभी जब तक, और पार्टी कभी माहौल के ऊपर मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर नेतृत्व चेंज नहीं करती, उसकी अपनी रणनीति होती, कब किसको कहाँ कौन सा दायित्व सौंपना है। तो अभी पार्टी की मजबूरी है राष्ट्रीय नेताओं की कि शिवराज जी को ही महिमा मंडित किया जाए, जिससे कि वो एक आकर्षण का केंद्र बने रहे। आप जानते हैं कि पेड़ के नीचे यदि कोई पत्थर उसमें सेंदूर लगाता दिया जाता है तो लोग नमन करते हुए निकलते हैं और एक वो आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनता है। तो कौन अपने मुख्यमंत्री की वो करेगा? चलिए देवदत्त साहब, एक सवाल और बनता है यहाँ पर, एक सवाल और बनता है। चलिए एक सवाल और आपसे मैं लूंगा। जिस तरह से बैठक हुई, कार्य समिति 3 साल बाद हुई है, 2 दिन बैठकें चली, लेकिन बड़ी बात यह भी रही कि चाहे हम प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की बात करें या राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हम शिव प्रकाश की बात करें, क्या एक बड़े विजन के साथ वो भोपाल आए हैं कि नहीं नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव के आगे हमें 2023 की तरफ भी बढ़ना है, उसके लिए यहां से भी तैयार रहा जाए? देखिए, भाजपा शून्य से शिखर पर ऐसे ही नहीं पहुंची, उसको खोने का डर है। और खासकर जब से दमोह विधानसभा उपचुनाव में 17,000 से ज्यादा वोटों की हार हुई, जहां सत्ता संगठन लगा रहा, उसके बाद हड़कंप की स्थिति रही कुछ दिनों तक। और अभी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा जाना है। तो पार्टी हमेशा जब भी डैमेज होता है उसको कंट्रोल करती है और इन बैठकों के माध्यम से खासकर उस वर्ग को जो वोट छिटक रहा था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अल्पसंख्यक, तो उनको जोड़ेंगे, फिर चुनाव में जाएंगे। नगरीय निकाय के चुनाव भी कराना है। कोरोना काल से जो संदेश बिगड़ रहा है उसको भी सुधारना है। और इसके लिए क्या होना चाहिए? कसावट, संगठन में, सत्ता में तालमेल। और चलिए देवदत्त दुबे साहब, दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा। और लोया साहब, जिस तरह से कांग्रेस की अगर हम बात करें, ब्रजेश जी कांग्रेस की प्रवक्ता के नाते जो बात कर रहे थे, महंगाई को लेकर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन, पूरे देश व्यापी आंदोलन छेड़ने जा रही है। क्या पार्टी के सामने कोरोना में जिस तरह से काम किया, निश्चित तौर पर वाहवाही हुई, जेपी नड्डा ने जब ओपनिंग हुई कार्य समिति बैठक की, जमकर तारीफ की है सरकार की और संगठन की, लेकिन क्या आगामी समय में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है ये चुनौती रही? और यही कारण है कि तमाम तरह की मीटिंग्स, तमाम तरह की चीजें, कि ये कहना पड़ा कि जो जनकल्याणकारी काम है, चाहे वो केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के, तेजी के साथ संगठन उनके लोगों तक पहुंचाए, या जिनके काम नहीं हो रहे हैं, जिनको लाभ नहीं मिल रहा, उनको लाभ दिलाएं। 2-3 बातें कहूँ राजेश जी। एक तो आपसे पहली बात ये कहूँ कि जैसे मैं आपसे जब बात कर रहा था तो मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा था। यही प्रश्न आपने कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी को रखा था कि कांग्रेस की रणनीति क्या है, तो वो खुद की रणनीति तो बताते नहीं है, क्योंकि वो होती नहीं है, उन्हें भी नहीं मालूम है और उनके नेताओं को भी नहीं मालूम। परंतु जैसे हमसे आप पूछ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आप आंदोलन करिए, आइए मैदान में। और कांग्रेस कभी आंदोलन खड़ा नहीं कर सकती, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि पेट्रोलियम के दामों से लोगों को असुविधा हो रही है, और मुझे भी हो रही है, आपको भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग दाम पर मिलता है, परंतु सवाल इस बात का है कि जो पेट्रोलियम प्राइस हाइक से पैसा आ रहा है वो जा कहां रहा है, ये इस देश की जनता जानती है। कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव चल रहा है 33,000 करोड़ का, वो उसमें जा रहा है। इस दुनिया का सबसे बड़ा राशन वितरण चल रहा है, इस देश के 80 करोड़ गरीबों तक हम उस पैसे से राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोविड के काल में इस बार का जो स्वास्थ्य का बजट था वो 2,35,000 करोड़ का था। ऐतिहासिक रूप से इतना बड़ा बजट भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ा बजट होता है, इसमें जा रहा है। ये बात देखिए, पेट्रोलियम प्राइस को हम मुंह नहीं छुपाना चाहते, परंतु जनता इनका साथ नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये ना तो कोल घोटाले में पैसा जा रहा है, ना 2G 3G में जा रहा है, ना जीजाजी में जा रहा है। ये जो पैसा जा रहा है ये जन कल्याण में जा रहा है, ये जनता के पास जा रहा है, उसका वे बदल कर जा रहा है, ये सच है। और इस जो परिस्थिति आज है, इसलिए जनता इन्हें, ये जिस दिन जनता में जाएंगे उस दिन जनता इन्हें जवाब देगी। दूसरी मैं एक बात और कहूं
कि जो अभी आदरणीय देवदत्त जी कह रहे थे कि उसको हमें बताना पड़ता है चेहरा, हम कोई आज नहीं बता रहे हैं चेहरा। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी 2018 में जब चुनाव में गई थी तो हमारे चुनाव के घोषणा पत्र में ये छपा हुआ था कि यदि हम सरकार में आएंगे तो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी होंगे। हम तो बताकर आने वाले, बताकर करने वाले लोग हैं। हमारे पास दो एजेंडे नहीं है कांग्रेस की तरह। हमारे पास एक एजेंडा है जो 1951 में कहा कि 370 हटाएंगे, हटा दी। जो हमने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं बन रहा है। तो ये देखिए, ये हम दो एजेंडे की पार्टी नहीं, हम सिंगल एजेंडे की पार्टी है। जब 18 में कहा था कि शिवराज जी मुख्यमंत्री होंगे, तो हमारी जब सरकार बनी 2020 में शिवराज जी ही मुख्यमंत्री बने। तो ये केवल एक भ्रम है। हाँ, नेताओं का मिलना जुलना इस तरह से चलिए ब्रजेश जी के पास में कांग्रेस के द्वारा आ जाता हूँ। जिस तरह चलिए आपका सवाल है उसको मैं ट्रांसफर करता हूँ। शायद बहुत समय के बाद पश्चिम बंगाल से आए थे। चलिए लोहिया साहब जो मिलने गए, चलिए तो थोड़ा उसको ऐसा प्रचारित किया गया। जी चलिए जी बिल्कुल, जो आपका सवाल है उसको मैं इधर आगे बढ़ा देता हूं ब्रजेश जी के पास में। ब्रजेश जी, जिस तरह से लोहिया साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस तो आंदोलन छेड़ ही नहीं सकती, क्या वजह इसकी कि जो अलग अलग गुटों में कांग्रेस बटी दिखती है, और हाल ही के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, ये भी कहा जा रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक करेंगे और सभी के साथ जो तमाम सारी चीज़ें हुई हैं उनकी सुनवाई होगी और उनको बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये वजह है, या फिर क्यों फेल हो जाती है तैयारी? तमाम मुद्दे होते हैं कांग्रेस के पास में। सक्सेना साहब, हमको अपने मित्र को ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि कम से कम इनको रामचरितमानस की चौपाई का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। जो तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी मेरे राम को रीझ भयो न खींच, भौम पड़ा जागे सभी उल्टा सीधा की। कहाँ पर किसकी क्या तुकबंदी है, इसको तो कम से कम सोच करके बोलना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार कहाँ लगेगा और कहाँ पर आपको किस तरह के रसों का इस्तेमाल। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, अभी बहुत अच्छी बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश के पहली पंक्ति पत्रकार आदरणीय दुबे साहब का, हाँ वही बात मैं कह रहा था। दमोह चुनाव के बाद से जो इनको साथ लगा, इससे नहीं उबर पा रहे हैं। मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ, शायद ये भूल जाते हैं वो दौर जब स्मृति ईरानी जी से लेकर के पीयूष गोयल से लेकर उन जेटली जी तक इस बात को लेकर के पेट्रोलियम पदार्थों के दाम की वृद्धि को लेकर के पूरे देश में आंदोलन करते थे। हम समझते हैं कि आज एक कॉमन मैन, मध्यम वर्गीय परिवार का जीविकोपार्जन किस तरह से हो रहा है, इसका दर्द, इसका दर्द इनको नहीं पता है। किस तरह से गृहिणी का चूल्हा जल रहा है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ने से हर चीजों के दाम बढ़ गए। जो सरसों का तेल बाजार में 100-110 रुपए मिलता था, उसकी कीमत आसमान छू रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय इनका एक एजेंडा चल रहा है। ये अभी कह रहे थे रणनीति के बारे में, इनकी रणनीति सिर्फ ये है कि हम दो हमारे दो, मतलब केंद्र में मोदी जी, अमित शाह जी और उनके दो अंबानी जी, अडानी जी। इसके अलावा और किसको आप फायदा दे रहे हो? किस व्यापारी तबके को आपके माध्यम से फायदा हो रहा है, या किस उस व्यक्ति को फायदा हो रहा है जो इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है? आप केवल दो लोग, मैंने वो फोटो आपको दूंगा तो आप देख के आश्चर्य लगेगा सक्सेना साहब, जिसमें इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कार्यक्रम में वेंकटैया नायडू जी जाते हैं और वहां पर इतने में मोदी जी आते हैं, तो अमित शाह जिनको धक्का मारते हैं और कहते हैं हटो किनारे, मोदी जी आ रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का इनके पार्टी में सम्मान। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज प्रदेश का, देश का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बेचारा रोजगार के लिए सोच रहा था कि मोदी जी की सरकार आएगी हमको रोजगार मिलेगा, आपने कितने रोजगार दे दिया? आप कहते थे मैं करोड़ लोगों को रोजगार दे दूंगा, आप कहते थे इस देश के अंदर से गरीबी मिटा दूंगा, आप कहते थे हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ गए, कितने के लोग खाते में 15 लाख रुपए आ गया। क्रूड ऑयल की कीमत की जो बात ये कह रहे हैं हमारे सम्मानीय मित्र, मैं कहना चाह रहा हूं। ब्रजेश जी, चूंकि वक्त अब कम मुझे लग रहा है और दुबे साहब के पास में आता हूं, इससे भी फाइनल कमेंट सुनूंगा मैं जी। सरकार जिस फंड से पैसा ले रही है, प्रधानमंत्री की है फंड, चलिए लेकिन ये तमाम सारी चीजें होती हैं, लेकिन ब्रजेश जी तमाम सारी चीजें कांग्रेस के पास होती है, लेकिन कांग्रेस सड़कों पे नहीं दिखती। आप कहाँ हैं? पीएम केयर फंड के पंजाब और महाराष्ट्र में वेंटिलेटर यूज नहीं हुए, केंद्र सरकार की वैक्सीन बेच दी पंजाब सरकार ने। जगिए कांग्रेस के कुकर्म देखते रहिए। चलिए दुबे साहब, जिस तरह से हम बात बीजेपी की कर रहे हैं, बीजेपी की तैयारी की बात कर रहे हैं, हालांकि मैंने ब्रजेश जी से सवाल उसी बात को लेकर कहा, तमाम सारी चीजें उनके पास में है, कांग्रेस क्यों नहीं, तमाम मुद्दे होने के बावजूद भी क्यों नहीं दिखती? क्या
कारण यह भी है मध्य प्रदेश में कि एक बार फिर वही स्थिति है कि जो एक समन्वय होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए नेताओं के बीच में, वो नहीं है। देखिए, विपक्ष में होती है पार्टी, तब उसके लिए बहुत संकल्प की जरूरत होती है और नेतृत्व की दिशा तय होने की होती है। अभी कांग्रेस का जो राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर धर्मम की स्थिति, यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को लेकर, तो ये सब स्थितियां होती हैं, लेकिन इन सब से कोई वो नहीं होता। जब बीजेपी प्रदेश में कांग्रेस मुक्त का नारा दे रही थी, तब कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। आप आजकल दलों से ज्यादा जनता निर्णायक होती है और मूल्यांकन सतत चलता रहता है। यदि विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो उसकी भी मूल्यांकन हो रहा है, और सत्ता पक्ष क्या कह रहा है और क्या कर रहा है इसका भी मूल्यांकन हो रहा है। अब जनता बहुत जागरूक हो गई है, ना तो वो नारों पे न वादों पे, वो देखती है यथार्थ में क्या हो रहा है। जो खासकर जो नई पीढ़ी है वो बहुत देखती है कि कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। तो इसके लिए आपने देखा होगा कई बार कि बिना कैडर के लोग चुनाव जीत जाते, कहीं किन्नर जीत जाता, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की बूथ स्तर पर कैडर होता है। लेकिन जब जनता तय कर लेती है तो किन्नर महापौर, किन्नर विधायक बना देती है, कई जगह निर्दलियों को जिता देती है। और ऐसा नहीं, जो काम करते हैं वो 6-6, 7-7, 8-8 बार चुनाव जीत रहे हैं। तो अब काम करने वाले का है, तो ये दोनों ही दलों। चलिए, देवदत्त दुबे साहब काफी अहम बात कर रहे हैं। उसी कोट के साथ आज की चर्चा हम समाप्त करेंगे कि काम, जनता काम पसंद करती है और बदली हुई स्थितियां, परिस्थितियां हैं, खासतौर पर युवाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव में हो गई है। और उसी के तहत जो तमाम सारी स्ट्रेटजी है, अगर हम बीजेपी की बात करें तो जो बीजेपी के जो सह संगठन महामंत्री हैं उन्होंने भी ये फार्मूला कहा कि ट्रिपल टी पे काम करना है, मेडिकल 3 पॉइंट पे काम करना है। मेडिकल की बात की जाए, वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, हम सोशल की बात करें या फिर हम बात करें इकोनॉमिक की, बीजेपी यहाँ से तैयारी में है। कांग्रेस किस तरह से, हालांकि जिस तरह से हल्ला बोल की तैयारी है, महंगाई को लेकर देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से सड़कों पर दिखती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो सत्ता और संगठन मिलकर अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये मिशन 2023 की तैयारी है या फिर हाल ही में चुनाव होना है उसकी तरफ, या वैक्सीनेशन एक महाअभियान है, उसको कैसे तेजी के साथ सरकार और संगठन मिलकर पूरा कर सके, ये तमाम सारी चीज़ें इसमें हैं। आगे देखना होगा कि किस तरह से तमाम सारी चीज़ें और सामने आती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए देवदत्त दुबे साहब आपका, ब्रजगोपाल लोहिया साहब आपका और इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूँगा, धन्यवाद करूँगा। और जिस तरह से बीजेपी में 3 दिनों तक लगातार मंथन चला, चिंतन चला, और ये माना जा रहा है कि यहाँ से तमाम कार्यक्रमों के ज़रिए जो बीजेपी है वो लोगों के बीच में और अपनी पैठ को मजबूत करना चाहती है, और जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, उसके जो जन कल्याणकारी काम है उनको जनता के बीच पहुंचाने के लिए संगठन आगे बढ़ेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।